हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों देखिएगा, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पर्यावरण, जो कि आज का पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। और यह प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे भी प्रश्न और ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और यह जो प्रश्न है, हम लोग सभी प्रीवियस के ईयर के क्वेश्चन हम लोग लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का यह पहला प्रश्न देखिएगा, एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। चलिएगा, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यह क्लास यहाँ पे मिलती रहेगी। चलेगा, आज का पहला प्रश्न देखिए, हम लोग करते हैं। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ से चली थी? बम्बई से थाने के बीच चली थी, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच और बम्बई से पुणे के बीच। यह प्रश्न पूछा जाता है। तो यह 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। यह तो आपको इतनी बातें याद रखना होगा। लेकिन यह चली थी कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच चली थी ना। मुंबई से थाने के बीच अगर इसमें पूछ दिया जाता है डेट सहित, तो ये भी आप याद रखना, यह 16 अप्रैल, याद रखना 16 अप्रैल 1853 से, ठीक ना। 16 अप्रैल 1853 से स्टार्ट हुई थी। और दूरी पूछी जाता है कितने किलोमीटर चली थी, तो ये भी याद रखना 34 किलोमीटर यह दूरी चली थी। यह प्रश्न आपको याद रखना। इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा, ये ऑप्शन सही है। चलिएगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित कहाँ होता है? सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में, हरिद्वार में। तो यह आपसे पूछा है कि जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला वह आयोजित होता है, यह कहाँ पे होता है, इसको आपको याद रखना। तो यह जो सबसे बड़ा पशु मेला होता है, यह याद रखना बिहार का, जिसे ये सोनपुर मेला के नाम से भी जाना जाता है। इसे ददरी मेला के नाम से जाना जाता है। इसको यहाँ ददरी मेला के नाम से जाना जाता है। इसे हरिहर मेला के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना, हरिहर मेला के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें यहाँ पे याद रखना। कहाँ पे लगता है? तो ये बिहार में लगता है। तो इसको याद रखना, यह बिहार में लगता है। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है, ठीक ना। अजमेर में लगता है। इसको भी आपको याद रखना है, अजमेर में लगता है। और नासिक की बात की जाए, ये गोदावरी नदी पे मेला लगता है। गोदावरी नदी पे, याद रखना, गोदावरी नदी पे मेला लगता है। इसको आपको ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखना। यह कहाँ पे लगता है? गोदावरी मेला, जो सॉरी नासिक मेला, यह महाराष्ट्र में लगता है, ठीक ना। यह महाराष्ट्र में लगता है। इतनी बातें आपको याद रखना होगा, जो कि एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हमारा जो आता है, हमारा देखिएगा हरिद्वार मेला, यह कब लगता है? तो यह लगता है हमारा मकर संक्रांति पे, ठीक ना। मकर संक्रांति पे, याद रखना, संक्रांति पे यह मेला लगता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। तो ये राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? 1961 में, 1971 में, 1981 में, 1951 में। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसको प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। यह इसकी स्थापना जो हुई है 1961 में, ठीक है। यह आपको इतनी बातें याद रखना, 1961 में इसकी स्थापना। इसमें सदस्यों की संख्या पूछी जाती है, तो सदस्यों की संख्या 7 होती है, ठीक है। इसमें मनोनीत सदस्य रहते हैं, इसको भी आपको याद रखना, 7 होते हैं। इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, यह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो हमारे गृह मंत्री होते हैं, वो इसमें होते हैं। इसके अध्यक्ष के रूप में सभी लोग होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। चलिएगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो एक बात और याद रखना कि अगर देखिएगा मौलिक अधिकार की बात की जाए, तो मौलिक अधिकार आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार अगर पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप याद रखना, मौलिक अधिकार कितने हैं, ये भी आप याद रखना। तो 6 मौलिक अधिकार हैं हमारा। और यहाँ पे किस अनुच्छेद से हैं, तो ये भी आप याद रखना, 14 से, याद रखना 14 से 32 तक, ठीक है। 14 से 32 तक यह हमारे हैं। इसको भी आपको याद रखना, 14 से 32 तक यह हमारे मौलिक अधिकार है। अगर बात की जाए मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार भाग पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो भाग यह 3 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। इतनी बात याद रखना। चलिएगा, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जो पूछा है समता के अधिकार की बात की, तो समता का अधिकार जो हमारा समानता का अधिकार होता है, वही इसी को समता का अधिकार कहा जाता है। यह हमारा जो होता है 14 से 18 तक, ठीक है। 14 से 18 तक यह समानता का अधिकार या समानता का अधिकार होता है। इसको इतनी बातें याद रखना। यहाँ से प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
फिर उसके बाद 19 से 22 तक जो होता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार होता है। कौन होता है? स्वतंत्रता का अधिकार होता है। ये भी आप यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार होता है। फिर उसके बाद 23 से 24 पूछा जाता है। तो 23 से 24 जो होता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी आप यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। उसके बाद जो 25 से 28 है, 25 से 28 जो हमारा वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। इसको भी आप यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। ये भी आप स्वतंत्रता का अधिकार, यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 तक होता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। उसके बाद जो हमारा होता है 29 से आपसे पूछा जाता है 29 से 30 तक। 29 से 30 यह कौन सा अधिकार होता है? इसमें किसको यह सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, इसको सांस्कृतिक वे शिक्षा का अधिकार, इसको शिक्षा का अधिकार होता है 29 से 30। उसके बाद जो हमारा 32 है वह 32 जो हमारा यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है अनुच्छेद 32 में। यह भी आपको इतनी बातें याद रखना है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो गया यहाँ पे, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिएगा आगे चलते हैं। किस देश में लचीला संविधान लागू है? बताइएगा, किस देश में लचीला संविधान लागू होता है? चीन में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, भारत में। तो लचीला संविधान की बात की जाए तो यह किस देश में लागू होता है? यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसको आपको इतनी बातें याद रखना है, जो लचीला संविधान लागू होता है यह हमारा यूनाइटेड किंगडम में लागू होता है। जिससे आपको इतनी बातें याद रखना, यूनाइटेड किंगडम जो इंग्लैंड में लागू होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? गर्म मरुस्थल में, मानसून में, टैगा में, टुंड्रा प्रदेश में। तो रेंडियर एक क्या होता है? एक जीव है, जानवर है। इसको यहाँ यह एक पाए जाते हैं, और जहाँ के यह प्रदेश में पाए जाते हैं इसको वहाँ के लोग क्या करते हैं? एक अपने साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, और इसकी जो खाल होती है उस खाल को भी पहनते हैं, और इसके मांस को भी खाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यह पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में, ठीक ना, टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। इसको भी आप याद रखना। गर्म मरुस्थल की बात किया तो यह सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल जो कि कहाँ पे है? यह उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। और जो हमारा टैगा है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह चीड़ का पेड़ होता है, कोड़धारी वृक्ष होते हैं। यह बायोम एक प्रकार का है टैगा, इसको भी आप याद रखना। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो यह रेंडियर जो पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। चलेगा, निम्नलिखित में से कौन एक शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। कंपास है, डाउन्स है, प्रेरी है और पंपास है। तो इसमें से भी एक नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें देखिएगा शीतोष्ण घास के मैदान इसमें से पूछा है नहीं है। तो यह आपको इतनी बातें याद रखना कि सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि यह घास कहाँ कहाँ पे है। देखिएगा जो कंपास है, ठीक ना, यह इसे कंपास कहा जाता है। इसको यहाँ यह ब्राजील में, कहाँ पे? ब्राजील में। इसको यहाँ ब्राजील में है। डाउन्स कहाँ पे? यह ऑस्ट्रेलिया में, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया में। इसको यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। प्रेयरिस जो है यह कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में है, ठीक ना, यह उत्तरी अमेरिका में है। इसको भी आप यहाँ उत्तरी अमेरिका में है। उसके बाद पंपास जो है, पंपास कहाँ पे? अर्जेंटीना में है, ठीक ना, अर्जेंटीना में है। इसको भी आप यहाँ अर्जेंटीना में है। तो इतनी यह बातें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक ना। इसमें से जो पूछा हमें शीतोष्ण घास का जो प्रदेश नहीं है वह इसमें से कौन सा नहीं है? तो वह हमारा कौन सा नहीं है? तो यह कंपास, जो कि यह कंपास जो है यह उष्णकटिबंधीय घास है। इसको भी आपको याद रखना है, यह उष्णकटिबंधीय घास है। यह जो सभी है ये शीतोष्ण घास है। यह आपको इतनी बातें याद रखना है। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? बताइएगा, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो जनसंख्या के आकार के हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो है एशिया है, ठीक ना। एशिया सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसको आपको याद रखना है। चलेगा, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? भारत में थारू जनजाति की बात की जाए कहाँ पे निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में, थारू मरुस्थल में। तो यह आप याद रखना कि जो भारत का जनजाति है यह एक हिंदू जनजाति है। इसको याद रखना, यह एक हिंदू जनजाति है जो कि हिंदू के सभी त्योहारों को यह फॉलो करते हैं। लेकिन एक त्यौहार जो है याद रखना, दीपावली, ठीक ना। दीपावली जो है, दीपावली को ये लोग जो थारू जनजाति है यह शोक के रूप में मनाते हैं। इसको याद रखना, शोक के रूप में मनाते हैं। शोक के रूप में मनाते हैं दीपावली को। और यह पाई जाती है हमारे कहाँ पे?
उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड में। ये भी आप याद रखना, इसमें दोनों ऑप्शन हमारा सही होगा। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड में, दोनों जगह आपको याद रखना होगा, यहाँ पे पाई जाती है। ठीक ना, चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र की बात की जाए बताएगा इसमें से यह कहाँ पे है? झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में है और मध्य प्रदेश में है बताएगा। भिलाई की बात की जाए, यह भिलाई इस्पात यंत्र की बात की जाए, यह कहाँ पे? यह प्रश्न पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, आपको इतनी बातें याद रखना है। तो भिलाई इस्पात की बात की जाए तो यह कहाँ पे बताएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक ना, देखिएगा जो भिलाई इस्पात है इसकी बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी बात की स्थापना जब हुई थी तो यह 1955 में हुई थी। अगर पूछ लिया जाता है ये किसके सहयोग से बना है तो यह याद रखना सोवियत संघ के। ठीक ना, सोवियत संघ के सोवियत याद रखना, सोवियत संघ के सहयोग से यह बनाया गया है। और यह किस प्रदेश में बना है यह आपको याद रखना, तो यह छत्तीसगढ़ में। ठीक ना, छत्तीसगढ़ में बनाया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक ना, भिलाई इस्पात यंत्र, यह आपको इतनी बातें याद रखना है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक ना, और यह भारत का पहला जो है इस्पात जो है संयंत्र था, भारत का पहला इस्पात यंत्र था, ये भी आपको याद रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत के महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे? विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में और लोकसभा में। इसमें से बताएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक ना, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था आपसे पूछा जाता है तो यह आपको याद रखना है, यह कहाँ पे है? देखिएगा जो पंचायती राज संस्था है उसमें महिलाओं के लिए 1/3 1/3 जो भाग है यह महिलाओं के लिए आरक्षण इसमें बात की गई है, जिसमें से अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को भी इसी में आरक्षण है। इसको आपको याद रखना, तो ये पंचायती राज संस्थान में, ठीक ना, पंचायती राज संस्थान में है, इसको आप याद रखना। चलेगा, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? अगर राज्यपाल की नियुक्ति के लिए पूछा जाए तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 45 वर्ष होनी चाहिए, 55 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष? तो यह आपसे प्रश्न पूछा है। तो देखिएगा अगर बात की जाए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए तो इसका जो उल्लेख मिलता है कि इस अनुच्छेद में, तो इसका उल्लेख जो है नियुक्ति के लिए यह आयु के से संबंधित जो प्रश्न पूछा है तो यह इसमें याद रखना, और यह 157 अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है, इसको भी आप याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन एक कंडीशन होती है कि जो भारत के राज्यपाल बनाए जाते हैं कि वह कैसे होने चाहिए, तो वह एक बात और याद रखना कि वह सबसे पहले तो वह 35 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं या 35 वर्ष के हो चुके हैं, और उसमें भारत के वह नागरिक होने चाहिए। यह सभी जो नियम है अर्हता होनी चाहिए, यह पास होना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक ना, अगर पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति की आयु, ठीक ना, राष्ट्रपति की आयु की बात की जाए तो यह राष्ट्रपति की जो आयु है वो भी 35 वर्ष है। ठीक ना, वो भी 35 वर्ष है, और इसमें अनुच्छेद पूछा जाता है किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो 58 में। ठीक ना, यह आयु से संबंधित 58 में इसका उल्लेख है। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? केरल में, जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश और बिहार में। तो 356 का प्रथम प्रयोग आपसे पूछा है, यह कहाँ पे हुआ था? यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो इसको याद है ना कि यह इसका प्रयोग जो हुआ था केरल में हुआ था। कब हुआ था? 1959 में, 1959 में हुआ था, और यह केरल में हुआ था। इसको भी आप याद रखना, प्रश्न आपको ध्यान रखना है। चलेगा, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? गृह कर, चुंगी कर, उपरोक्त सभी, मनोरंजन। इसमें से आपको इतनी बातें याद रखना है कि यह कर पूछा जाता है तो इसमें याद रखना यहाँ पे सभी। ठीक ना, यह मनोरंजन कर भी लगाया जा सकता है, चुंगी कर और गृह कर, यह सभी इसमें लगाए जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा। चलिएगा, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है कौन सा है? पार्थिनियस हिस्टोरोफेरस, जो कांग्रेस घास के नाम से जानी जाती है। एखोर्निया क्रासिप्स, जो कि जलकुंभी के नाम से जानी जाती है। इसको याद रखना, सिनोडोन, जो डेक्टाटाइलोन है, जो इसे दूब घास के नाम से जाना जाता है, और लैटाना कैमारा जो घास है, ये भी आपको बताना है। इसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है इससे, तो आप बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा। इसमें आप याद रखना, इसमें जो हमारी एखोर्नी जो घास है, जलकुंभी, जो कि यह बंगाल के आतंक के नाम से जानी जाती है, यह जो घास है
इस यह जो घास है यह क्या करती है, पानी में पाई जाती है। ये जलकुंभी जो है यह पानी में पाई जाती है या नदी या तालाब में इसको ज़्यादातर पाएंगे। क्या करती है ये घास कि जो पानी है उसका जो ऑक्सीजन उसको अवशोषित मतलब सोख लेती है, और उसके जो अंदर जो जलीय जीव हैं वह उसके ऑक्सीजन की कमी से मरने लगते हैं। तो यह इसीलिए यह क्या कहा जाता है, बंगाल का आतंक कहा जाता है। जब इसे लाया गया था तो इसकी जो फूल था, जो जलकुंभी का फूल होता है बहुत अच्छा सुंदर होता है, इसके वजह से इसको लाया गया था विदेश से। इसको इतनी बातें याद रखना, इसीलिए यह इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। यह देखने में तो अच्छी होती है लेकिन यह बहुत खतरनाक होती है क्योंकि ऑक्सीजन को यह अवशोषण कर लेती है, सोख लेती है। इसको आपको याद रखना। लैटाना कैराना की बात की जाए तो लैटाना कैराना जो है एक फूल की प्रजाति है, ठीक ना। यह एक याद रखना, यह फूल की प्रजाति है, इसको भी आप याद रखना। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिएगा वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? इनमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, यह प्रजनन नहीं कर सकते हैं, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो आप इसमें बताइएगा वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है। तो इसमें आपको इतनी बातें याद रखना है कि जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें याद रखना इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यही इसका जो है लक्षण होता है, अजैविक होने का लक्षण। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही है। चलेगा नेक्स्ट चलते हैं आगे। पादप हार्मोन को फलों को पकाने में सहायता करता है, बताएगा। पादप जो हार्मोन है उसको फलों को पकाने में सहायता करता है, वह जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन और ऑक्सिन। इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा, जो कि पादप जो है फलों को पकाने में सहायता करता है। यह इसमें से कौन सा हार्मोन है इसको आपको बताना है। इसमें याद रखना यह जो हार्मोन है इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन जो हार्मोन है यह फलों को पकाने में सहायता करता है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है, इसको आप याद रखना, यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है, बताएगा। इसमें से वह कौन होते हैं? इसमें से बताएगा राइजोबियम होते हैं, क्लास्ट्रिडियम होते हैं, विब्रियो होता है, एजोटोबैक्टर होता है। इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा, जो कि स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले जो अवायवीय जो जीवाणु होते हैं उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, तो वह होते हैं। इसमें प्रश्न आपको याद रखना है यह क्लास्ट्रीडियम, ठीक है। क्लास्ट्रीडियम जो है ऑप्शन हमारा सही है। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? किस प्रकार का डीएनए जो है कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? सी डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए और ए डीएनए यह सामान्य रूप से पाया जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इसमें याद रखना बी डीएनए, ठीक ना। बी डीएनए जो है सामान्य रूप से पाया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है, बताएगा। निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? यहाँ पे देखिएगा लीच है, काइटन है और इनकस है और यूप्लेक्टेला है। इसमें से बताएगा जो अचल जीव का उदाहरण है इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा। अचल जीव की बात की जाए तो इसमें से कौन सा है? देखिएगा इसमें जो ऑप्शन से होगा यह हमारा यूप्लेक्टेला, ठीक ना। यह ऑप्शन से होगा। यह जो होता है पोरीफेरा संघ का यह जंतु होता है। याद ना पोरीफेरा संघ का जंतु होता है। इसको याद रखना पोरीफेरा संघ का जंतु होता है, इसको आप याद रखना। इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक ना। ये इसे अचल जीव कहा जाता है, तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा प्रोटीन अणुओं की इकाई है, बताएगा। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन, ग्लूकोज। तो प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या होती है यह आपको बताना है। तो प्रोटीन जो होता है उसमें अणुओं की इकाई जो होती है वो अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है? अमीनो अम्ल में जो होता है कि जो प्रोटीन होता है उसका निर्माण करने की इकाई होती है, इसको याद रखना, यह अमीनो अम्ल होता है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो अमीनो अम्ल है वह पेप्टाइड बंधनों में बंधा होता है, ठीक ना। कैसे बंधन में? पेप्टाइड, इसको याद रखना
पेप्टाइड, इसको याद रखना, पेप्टाइड बंधन में बंधा होता है, इसको आप याद रखना। और इसमें जो पाए जाते हैं एक जैसे 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक ना, 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं प्रोटीन में, इसको याद रखना। लगभग 20 अमीनो अम्ल प्रोटीन में पाए जाते हैं। एक प्रोटीन में कितने प्रोटीन में जो पाए जाते हैं 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान देना है। चलेगा, यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थिति होती है? लवक, रिक्तियों और तारकाय, इसमें बताएगा सेलुलोज कोशिका भित्ति में, इसमें से बताएगा जो अंगक पादप होता है कोशिका में अनुपस्थिति होती है, यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, इसको आपको बताना है। इसमें से बताएगा, तो इसमें आपको बताना है कि जो अंगक पादप कोशिका हो उसमें अनुपस्थित कौन होता है? लवक होता है, रिक्तियाँ होती है, तारकाय होता है, और इसमें सेलुलोज कोशिका होती है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। देखिएगा, इसमें जो अनुपस्थिति की बात की गई है, ठीक है, अनुपस्थिति जो होता है इसमें तारकाय होता है, ठीक है ना, इससे कहा जाता है सेंट्रोसोम कहा जाता है। यह जो है हमारा पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह जंतु कोशिका में जो पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में पाया जाता है, वो भी केंद्रक के समीप के कोशिका द्रव में पाया जाता है। इसको आप इतनी बात याद रखना, यह जो है अंगक जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा सी। चलिएगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो यह आपको याद रखना, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए, यह कौन सी है, इसको आपको याद रखना है। इसमें जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, ये यकृत होती है, ठीक है ना, मनुष्य की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह यकृत होती है। यह आपसे पूछा जाता है, जो कि यही क्या करती है, पित्त का स्राव करती है। ये भी याद रखना, यह पित्त का स्राव करती है, ये भी आपको याद रखना, स्राव यही करती है, स्राव यही करती है, जो पित्त का स्राव, कौन, यकृत, इसको भी आपको याद रखना है। और यही जो हमारी ग्रंथि है, इसको भी आप याद रखना कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती है, ठीक ना, ग्लूकोज को याद रखना, ग्लूकोज को ग्लू यहाँ पे होगा, देखिएगा एक मिनट, यहाँ पे जो यही जो हमारी ग्लूकोज को याद रखना, ग्लूकोज, एक मिनट थोड़ा, ग्लूकोज को यह किस में बदलती है, ग्लाइकोजन में बदलती है, ठीक है, यह ग्लाइकोजन में, याद रखना, ग्लाइकोजन में बदलती है, ग्लाइकोजन, याद रखना, ग्लाइकोजन में बदलती है यकृत। इसमें भी आपको याद रखना है, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि यह होती है, ठीक है, यह बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी बताइएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? मोर है, गौरैया है, तोता है, सारस है। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो यह आप याद रखना कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो सारस है, ठीक है, सारस, जिसे क्रेन, सारस क्रेन जो है यह इस नाम से भी जाना जाता है। क्रेन कहीं कहीं लिख के आता है, इसको भी आपको क्रोन लिखा जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में अगर लिखा है तो क्रोन लिख के भी आता है एग्जाम में, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर बात की जाए यहाँ पे, इसमें देखिएगा गौरैया जो है पूछा जाता है, तो गौरैया कहाँ का है, तो दिल्ली की राज्य पक्षी है, यह दिल्ली का राज्य पक्षी है, इसको भी आप यहाँ दिल्ली का राज्य पक्षी है। भारत का जो राष्ट्र पक्षी है वो मोर है, यह भारत का राष्ट्र पक्षी है, भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है। इतनी बातें याद रखना। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश का जो पशु होता है, राजकीय पशु की बात की जाए, तो यहाँ पे राजकीय पशु की बात की जाए तो ये होता है हमारा बारहसिंघा। कौन होता है? बारहसिंघा, इसको याद रखना, बारहसिंघा होता है। उसके बाद पूछा जाता है पक्षी, हम लोग जान लिए। उसके बाद हमारा वृक्ष, याद रखना, वृक्ष जो होता है, वृक्ष कौन होता है, तो अशोक का पेड़, ठीक है, अशोक का वृक्ष, अशोक वृक्ष होता है, इसको भी आप याद रखना, अशोक का वृक्ष होता है। उसके बाद पुष्प पूछ लिया जाता है, ठीक है, पुष्प पूछ लिया जाता है। पुष्प क्या होता है? पलाश, याद रखना, पुष्प जो होता है पलाश होता है। उत्तर प्रदेश का यह राजकीय पुष्प होते हैं, पलाश है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, पूर्वा किस अधिवास में शामिल होता है? ग्रामीण अधिवास में, रेखीय अधिवास में और नगरीय अधिवास में, अपखंडित अधिवास में। तो यह आपको याद रखना है कि पूर्वा जो है किस अधिवास में यह होता है, इसको आपको याद रखना है। इतनी बातें याद रखना है। जो पूर्वा है इसको याद रखना, पूर्वा जो ये ग्रामीण अधिवास में शामिल होता है। इतनी बातें याद रखना, यह ग्रामीण अधिवास में, जिसमें ग्राम, फार्म स्टेट, यह भी जो जो ग्राम होता है, फार्म स्टेट होता है, यह सभी किसमें होते हैं? यह ग्रामीण अधिवास में पाए जाते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। जो पूर्वा होता है यह अधिवास एक गांव में, एक मतलब जो होता है गांव में कई छोटी इकाई, जैसे मतलब कोई छोटी छोटी गांव मिलके वह बनता है पूर्वा। तो इसको याद रखना, छोटी छोटी बस्ती मिलकर पूर्वा बनता है। तो यह इसी में होता है, किसमें? ग्रामीण अधिवास में। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यूराल है,
अपलेशियन है, किलिमंजारो है, अरावली। तो इसमें से बताइएगा ज्वालामुखी इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ज्वालामुखी इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें याद है किलिमंजारो, किलिमंजारो जो है यह याद रखना तंजानिया में है। कहाँ पे, तंजानिया में, इसको याद रखना तंजानिया में, जो कि यह विश्व का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसको भी आप याद रखना, इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाए तो 5882 मीटर, ठीक ना, 5882 मीटर है। इसको भी आपको याद रखना, विश्व का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी आप याद रखना चलेगा। आगे चलते हैं, देखिएगा एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप की बात की जाए तो गोवा तट पे, मुंबई तट पे, गंगा डेल्टा और कच्छ पे। तो बताइएगा एलिफेंटा द्वीप की बात की जाए यह कहाँ पे अवस्थित है, तो यह मुंबई तट पे, ठीक ना, कहाँ पे, मुंबई तट पे। इसको भी आपको याद रखना, एलिफेंटा द्वीप यह कहाँ पे, मुंबई तट पे। आगे चलते हैं, देखिएगा मानसूनी वन पाए जाते हैं कहाँ पे, जहाँ वर्षा होती है। कहाँ पे बताइएगा मानसूनी जो वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है कितनी, इसको याद रखना, जहाँ पे वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर, ठीक ना, वहाँ पे मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, देखिएगा कार्बी एंगलोन पठार विस्तार है। बताइएगा कार्बी एंगलोन पठार विस्तार है कहाँ पे, हिमालय का, तिब्बत का, शान पठार और प्रायद्वीपीय पठार। तो इसमें से बताएगा जो कार्बी एंगलोन पठार है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो यह प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक ना, प्रायद्वीपीय पठार का यह भाग है, विस्तार है। इसको आप इतनी बातें याद रखना। और इसमें जो ऑप्शन हमारे यही ऑप्शन, बस इतने ही क्वेश्चन थे, आप इसको ध्यान रखिएगा। आप बताइएगा यह क्वेश्चन कैसे लगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।